सभी व्यूवर्स को नमस्कार। व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो व्यूवर्स, डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसे व्यूवर्स जिनके पास में एजुकेशन है बीए थर्ड ईयर में रेगुलर और प्राइवेट में, तो उसका कोड है A361 मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इन एजुकेशन। तो बहुत डिमांड है अभी इसकी। हालांकि अभी एक पेपर मैं इसके बाद और अपलोड करूंगा सोशल रिसर्च मेथड का, अभी थोड़ी देर बाद, लगभग 1 घंटे के बाद में, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इन एजुकेशन के नाम से। तो 2016 से लेकर के 2022 तक के पेपर जो है आपको इस सीरीज में मिल जाएंगे मेरी प्लेलिस्ट में। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद जो है आप उसमें इस प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा। और जो दूसरा पेपर है आपका न्यू ट्रेंड्स एंड इनोवेशन इन एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 2016 से 2022 के सारे पेपर बने हुए हैं। A360 आपका कोड नंबर है, जो आप उस पेपर को भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा इस लिंक को, ताकि वो बच्चों भी बेनिफिट ले सकें, ठीक है व्यूवर्स। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूं। एस सीरीज मेरे को अवेलेबल हुई है। थोड़ा सा ये पेपर टफ होता है, स्टैटिस्टिक्स का पेपर है ये। तो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चंस के आंसर सारे यूनिवर्सिटीज़ की आंसर की पर निर्भर करते हैं। अगर आप किसी आंसर से सहमत ना हो तो आप अपना आंसर सही मानिएगा, क्योंकि कभी कभी आंसर में यूनिवर्सिटी की आंसर की में भी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो मैंने उसकी आंसर की से लिए हैं। हालांकि जो मुझे पता लगा वो मैंने करेक्ट कर दिए कि सही है। बाकी अगर एक दो क्वेश्चन रह गए हो तो मैं उसका कह नहीं सकता। चलिए, तो बुकलेट सीरीज जो है वो एस है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि संचयी बारंबारता की आवश्यकता किसकी गणना में होती है। तो जो मध्याह्न होता है, मीडियन होता है, जब हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाते हैं तो वो हम मीडियन को कैलकुलेट करने में बनाते हैं, या क्वार्टाइल को, या परसेंटाइल को, या डेसाइल को, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी आप सीएफ बनाएंगे तो आप मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल, ये जब भी कैलकुलेट होते हैं तो ये आपका जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। नंबर सेकंड है कि इफ द वैल्यू ऑफ Q1, देखिए हम इसको क्वार्टाइल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हमारा जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है वो Q1 होता है, और जो थर्ड क्वार्टाइल होता है वो Q3 होता है। जो सेकंड क्वार्टाइल होता है वो Q2 होता है, और वही हमारा मीडियन होता है। जब भी हमको क्वेश्चन दिया जाता है कि फाइंड आउट क्वार्टाइल, तो हम Q1 और Q3 ही कैलकुलेट करते हैं। Q2 क्योंकि मीडियन ही को ही कहते हैं, तो इसलिए अगर वो कह देता है एग्जामिनर क्वेश्चन में कि फाइंड आउट मीडियन एंड क्वार्टाइल्स, तो हम Q2 जो है मीडियन होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर ये वैल्यू आपको दे रखे Q1 38.17, Q2 है आपका 49.92, Q3 है आपका 65.86, तो आप जब फार्मूला लगाएंगे इसका क्वार्टाइल डिविएशन का, Q3 माइनस Q1/2 होता है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, अगर आपसे सिंपली क्वार्टाइल डिविएशन पूछता है तो Q3 माइनस Q1/2 जो है उससे क्वार्टाइल डिविएशन कैलकुलेट होता है। और अगर आपसे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन पूछता है तो Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 फार्मूला यूज करते हैं। और इसका आंसर जब भी जहां कोफिशिएंट वर्ड यूज होता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 1 या 1 से कम होता है, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। माइनस में हो सकता है। थर्ड है स्टैंडर्ड, इसका आंसर देख लीजिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो 13.84 आएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज कंप्यूटेड फ्रॉम विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं ना, तो आपको कौन सा जो है मेजर यूज करना पड़ता है सेंट्रल टेंडेंसी का, तो हमेशा जो है मीन का कैलकुलेट करते हैं। तो कभी भी मीडियन या मोड उसमें नहीं आता है स्टैंडर्ड डिविएशन में, ध्यान रखिएगा। The mean deviation of the scores 10, 12, 14, 16, 8 will be। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए हर क्वेश्चन में फार्मूला नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर है, अभी एमए की भी एक बुकलेट अपलोड करनी है, और सोशल रिसर्च मेथड जो है वो कल पेपर है तो वो भी अपलोड करनी है। तो 2.40 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट विल बी द मोड वैल्यू फॉर द फॉलोइंग स्कोर्स। तो इसमें आपका आंसर आएगा
ये आपको इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सी बोथ ए एंड बी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि 14 भी जो है वो आपका देखो 3 टाइम्स दे रखा है और 10 भी जो है वो आपका 3 टाइम्स दे रखा है, तो इसलिए जो है दोनों आपके आंसर होंगे ए एंड बी। देखिए 3 टाइप की सीरीज होती है। नंबर फर्स्ट होता है इंडिविजुअल सीरीज, नंबर सेकंड होता है डिस्क्रीट सीरीज, नंबर थर्ड होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ध्यान रखिएगा। स्कोर्स है आपका 0.3, 5, 6, 7, 9, 12, 0.6 विल हैव द मीन। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इन सबको प्लस कर दीजिएगा और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आपकी 7 है, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 5.7 आपका आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट मूवमेंट सहसंबंध का प्रत्यय दिया था, यानी कि इसकी जो बनाया था, इसको तैयार किया था वो पियर्सन ने किया था। इनका पूरा नाम है कार्ल पियर्सन। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि दो मेथड होते हैं कोरिलेशन में, एक होता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड, सेकंड होता है आपका रैंक डिफरेंस मेथड। ये जो नीचे जो सी नंबर पे दे रखा है ये है स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, और थर्ड होता है आपका कॉन्करेंट डिविएशन मेथड। तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन अ सीरीज मोड एंड मीडियन आर रिस्पेक्टिवली 13 एंड 11 द वैल्यू ऑफ मीन विल बी। ठीक है, फार्मूला लगा देंगे तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है एल्जेब्रिक सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन विल बी। देखिए जब भी जो है एल्जेब्रिक सम ऑफ डिविएशन होता है ना फ्रॉम मीन से, तो उसका आंसर 0 होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 की व्हाट विल द कंबाइंड मीन फॉर द गिवन डेटा। इसमें आपको दे रखा है कंबाइंड मीन आपको कैलकुलेट करना है, तो M1 50, M2 60, N1 30 और N2 आपका 20। तो कंबाइंड मीन आपसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, फार्मूला लगाइएगा, आंसर आ जाएगा 54। देखिए हर क्वेश्चन में फार्मूला नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जो है उसमें समय बहुत ज़्यादा चाहिए, न्यूमेरिकल पेपर है टोटली, बच्चों को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम भी होती है। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए आपको क्लास इंटरवल दे रखी है, तो दो टाइप की सीरीज होती है, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। तो ये आपको जो है एक्सक्लूसिव सीरीज दे रखी है क्योंकि इसमें एक एक का डिफरेंस है, 34 और 35 में एक का डिफरेंस है, 39, 40 में एक का डिफरेंस है, और आपका 44, 45 में एक का डिफरेंस है, 49, 50 में एक का डिफरेंस है। आपसे पूछ रहा है द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल विल बी 40 to 44। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है तो वो कितनी होगी। वो सीधी सी बात है, अभी हमने CF वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। आप एक इसके साथ नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी के बाद तो पहले कॉलम की वैल्यू 4 ही होती है, तो आपकी जो 30 से 34 क्लास इंटरवल की जो वैल्यू है 4, तो आप 4 ही रखेंगे इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। हर एक क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी पहली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है 4। तो आपने 4 रखा, अगले कॉलम की 4 और 11 आपने सेकंड कॉलम सेकंड फ्रीक्वेंसी में यानी 35 से 39 में रख दिया 15 और नेक्स्ट आगे फिर 40 से 44, तो इसमें 15 और 20 आपके हो गए 35, तो इसलिए आपका 35 आंसर करेक्ट हो गया। अगर आपसे पूछता कि 45 से 49 की 45 to 49 की कितनी होती, तो आप 35 और 18 को प्लस कर देते तो आपका हो जाता 53, तब 53 आंसर हो जाता। नेक्स्ट उसके बाद अगर आपसे 50 to 54 की अगर आपसे वैल्यू पूछ लेता तो आप उसमें 53 में अपना 14 को ऐड कर देते, 67 आपका आंसर हो जाता। यानी कि हर वैल्यू को आपको प्लस करते जाना है, बस पहले कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ए 35। For calculating median, all the scores oblique items of the series are arranged in। तो वो सीधी सी बात है, जब भी आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल, हालांकि और भी होते हैं इनके जैसे, लेकिन उसका हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके कोर्स में इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये जब हम इन्होंने मीडियन वर्ड दिया है, तो मैं अगर मीडियन के अलावा आपको बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि एग्जामिनर वहाँ पे वर्ड चेंज कर सकते हैं। मीडियन के अलावा अगर परसेंटाइल दे दे, क्वार्टाइल दे दे और डिसाइल दे दे, तब भी जो है आप उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर को आप करेंगे जो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ध्यान रखना, व्यवस्थित किया जाता है, इसको अरेंज किया जाता है। तो
अगर आपकी जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एफ दे रखी है, वो अगर असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, तो वो आपकी सी एफ होती है। अगर वो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में है घटते हुए क्रम में है, तो भी वो आपकी सी एफ होती है। तो आपको एफ का कॉलम खुद से प्रिपेयर करना पड़ता है। सी आंसर करेक्ट है। वह विभाजन मान जो श्रृंखला को दो बराबर भागों में बांटता है कहलाता है। तो देखिए वो होता है आपका मीडियन, पार्टीशन वैल्यू, है ना। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन कर रहा हूं जिससे दोनों मीडियम के बच्चों को आसानी हो जाए। इफ द मीन ऑफ 7, 5, 13 x and 9 is 10, देन द वैल्यू ऑफ x इज, आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सीधी सी बात है, इन सबको प्लस कर दीजिएगा। x 7 + 5 + 13 + x + 9, है ना, इसका 10 आ रहा है। 10 इक्वल टू सामने रखेंगे, n की वैल्यू देख लीजिए कितनी है। तो 7, 5, 13, x और 9 टोटल 5 वैल्यू है, नीचे रख दीजिएगा। 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, फिर डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 16। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है ना एक्चुअली फार्मूलों को समझने वाला है। अगर फार्मूले आपको आते हैं तो आप इस पेपर को बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। एक बारंबारता वितरण यानी कि जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि हो सकते हैं, तो वो दो बहुलांक हो सकते हैं, दो मोड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इफ mean of a series is 32 and median is 40, what would be the value of mode? तो सीधी सी बात है, आपका आंसर आ जाएगा 56। चलिए 17 है, the mean of an observation is mean, ये देखिए आपका मीन का साइन है, ठीक है ना, x बार जो है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय k, सैंपल जो होता है आपका, सैंपल को डिनोट करते हैं के से, देन द न्यू मीन विल बी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन के एक्स, यानी कि के मीन। क्वेश्चन नंबर 18 है, द विचलनशीलता की माप कभी नहीं हो सकती। मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो चैप्टर है, सेंटर ऑफ टेंडेंसी से जो अगला चैप्टर होता है वो होता है आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो कभी भी नकारात्मक यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी। उच्चतम मान ज्ञात कीजिए यदि परास यानी कि जो रेंज है वो आपका 38 की वैल्यू है आपकी, ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो है आपकी 87, ठीक है। यहां आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इफ द रेंज इज 38 एंड द मिनिमम वैल्यू इज 87, ठीक है। तो 7 और 8 15, यानी कि 5 आ गया, 8 और 3 11 और 1 12, ठीक है। 125 जो है वो आपका आंसर आ गया। मैं आपको एक चीज बता दूं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में ही जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है आपका रेंज। रेंज का जो फार्मूला होता है वो होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना हो तो फार्मूला होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यूज। इनको हम शॉर्ट में L माइनस एस ऑब्लिक L प्लस एस हम इसको नोट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज है, यानी कि जब आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका 1 या 1 से कम आएगा। नेक्स्ट है, अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज 20 एंड इफ 5 इज एडेड इन ऑल द स्कोर्स ऑफ दिस सीरीज द अर्थमेटिक मीन विल बी, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर सी। फार्मूला सिग्मा एक्स इज यूज टू कैलकुलेट, किसके लिए यूज करते हैं सबको पता है, ये मीन का फार्मूला होता है, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये फार्मूला इंडिविजुअल सीरीज में होता है, ध्यान रखना। अगर ये जो साइन है सिग्मा, अगर ये इसके साथ लिख दे सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी कि एफ आ जाए, तब भी आपका आंसर मीन ही होगा। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, एफ नहीं होता है, तो इसलिए जो है आपका सिग्मा एक्स जो है ये आपका इंडिविजुअल सीरीज में फार्मूला लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो फार्मूला है ना ये आपका डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। दो इसमें मेथड जनरली हम यूज कर लेते हैं, पहला डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड,
तीनों जो हैं वो एक ही मेथड के नाम होते हैं। ठीक है, हालांकि ये 4 मेथड से अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूस सीरीज दी होती है तो ये 4 मेथड से हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक रेडीमेड कपड़े की दुकान के लिए सबसे उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होगी, है ना, आपसे सुटेबल मेजर पूछ रहा है तो वो ध्यान रखना हमेशा वो बहुलक होता है, मोड होता है। नेक्स्ट है आपका, स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक का न्यूनतम मान हो सकता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब कोफिशिएंट वर्ड यूज हो जाता है कोरिलेशन का, जब आपने चैप्टर अगर देखा हो थोड़ा बहुत, तो उसका आंसर जो होता है वो +1 से लेकर के -1 के बीच में होता है, यानी हाईएस्ट आंसर आना हो, अगर ये यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दे देता मिनिमम की जगह तो +1 आंसर आता, और मिनिमम वैल्यू इसने दे दी है तो उसका आंसर -1 में जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोफिशिएंट वर्ड, ये जो सी और डी इन्होंने दे रखा है, इसमें डी आंसर तो आपका हो सकता है बट सी नहीं होगा। ठीक है, -1 ये आपसे कह रहा है, वो कुछ क्वेश्चन की कभी कभी सिचुएशन पर भी डिपेंड कर जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। जनरली जो हम यूज करते हैं +1 उसका मैक्सिमम वैल्यू और -1 उसका मिनिमम वैल्यू, स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सेकंड नंबर का, इसका पूरा नाम है स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर हम 24 की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफिकल मेथड, तो जो अर्थमेटिक मीन है हम उसको ग्राफिकल मेथड्स के कैलकुलेट नहीं कर सकते हम उसको। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का अधिकतम मान हो सकता है। देखिए, फर्स्ट मेथड होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, तो +1 आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखना आपको, उसमें उसने क्या पूछा, वहां पर आपसे उसने मिनिमम पूछ लिया, यहां पर उसने जो है मैक्सिमम पूछ लिया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बारंबारता वितरण हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है, बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो कंटिन्यूअस सीरीज में भी हो सकता है और वो डिस्क्रीट सीरीज में भी हो सकता है। क्वालिटेटिव नहीं है, ये जो कंटिन्यूअस है और डिस्क्रीट है ना, ये सीरीज का इन्होंने नाम दे रखा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 टाइप की सीरीज होती हैं। नंबर फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, नंबर बी आपकी कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट सीरीज, और नंबर थर्ड पे आती है आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो इसलिए बोथ ऑप्शन बी और सी जो हैं वो इसका करेक्ट आंसर है। सहसंबंध को नकारात्मक कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो सिचुएशन इसमें बी है कि जब दो चरों के मान विपरीत दिशा में चलते हैं, चर यानी कि वेरिएबल्स। देखिए, इसमें जो x और y है ना, ये 2 वेरिएबल हैं। आपके जो इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर है उसमें देखिए आपको y नहीं मिला होगा कभी भी, अगर किसी ने ध्यान से देखा हो तो केवल x वर्ड यूज है। उसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, उसमें भी x वर्ड यूज है। उसके बाद स्क्विनेस का चैप्टर है, वहां भी x के बाद f आप यूज करते हैं, तो ये यहाँ पर। और उसके बाद जो आपका चैप्टर है इंडेक्स नंबर, तो उसमें भी जो है आपने x का ही यूज किया, y का यूज नहीं किया है। तो ये आपके एक वेरिएबल के चैप्टर हैं, ठीक है ना। लेकिन हम बात करते हैं कोरिलेशन की, और आपका दूसरा चैप्टर है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, वहां पर भी x और y आप यूज करते हैं। तो वह आपके 2 वेरिएबल के चैप्टर हो गए, पहला वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने वेरिएबल होता है तो आंसर आपको वहां 2 पर टिक करना है। ठीक है, तो जब 2 वेरिएबल्स के जो मान है, वैल्यूज है, वो विपरीत दिशा में, अपोजिट दिशा में चलते हैं, तो बी इसका जो है राइट आंसर है। थोड़ा सा मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया। कोल्ड ड्रिंक की बिक्री और दिन के तापमान के बीच सहसंबंध होगा। जाहिर सी बात है, जब कोल्ड ड्रिंक गर्मी तेज होती है ना, तो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, तो कोल्ड ड्रिंक आपकी बिकेगी। सर्दियों में इतनी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं बिकती है। चलिए नेक्स्ट है आपका अनुसूची प्रश्नों की एक सूची होती है जो भरी जाती है, वो किसके द्वारा, इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है। पंक्ति और कॉलम में डेटा को व्यवस्थित करना कहलाता है, उसे हम टेबुलेशन कहते हैं, सारणीकरण कहते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो रही है, इस समय लगभग 20 मिनट की होने जा रही है। थोड़ा सा मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और बता देता हूँ, क्योंकि और बहुत सारे पेपर्स अभी अपलोड करने हैं, कल भी पेपर है बच्चों का।
आप ही लोगों का सोशल रिसर्च मेथड का पेपर है कल, यानी कि कल तारीख है 3 तारीख है ना, 3 अप्रैल 2023। तो मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो ये परिभाषा दी है, ये दी है स्टीवेंस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है जिसमें शामिल है, तो ना तो उसमें जो परीक्षण शामिल होता है, ना मापन शामिल होता है, ना आकलन शामिल होता है। असेसमेंट, मेजरमेंट और टेस्टिंग, ठीक है ना, तो उसमें ये तीनों शामिल होते हैं। सॉरी, ना वर्ड बोल गया मैं, माफ़ी चाहूँगा। तो उसमें हमारा टेस्टिंग, मेजरमेंट और असेसमेंट जो है तीनों शामिल होते हैं। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। 33 है, परीक्षण प्राप्तांकों की व्याख्या कहलाती है। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट स्कोर्स इज कॉल्ड, तो वो कहलाती है हमारा इवेल्युएशन, मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 34 है, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की मात्रात्मक प्रविधि नहीं है? क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन, तो वह है हमारी इंटरव्यू टेक्निक, साक्षात्कार प्रविधि। ठीक है व्यूअर्स, एक्चुअली 100 क्वेश्चन है, देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आगे के पेपर भी अपलोड करने हैं। आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है दे रखा है 6396242878, तो आप मिनिमम 50 रुपये डिपॉजिट करा करके सब्जेक्ट की जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है, तो ये आप PDF इसकी ले सकते हैं, जिसमें 2016 से लेकर के 2022 तक के जो पेपर्स हैं उसकी PDF आपको शेयर कर दी जाएगी। तो केवल मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिएगा, समय बहुत कम मिल पाता है। ठीक है व्यूअर्स, तो अपना दिन का थोड़ा सा समय लेकर के चलें, ऐसा नहीं है कि आपने अभी पेमेंट करा दी और 5 मिनट बाद आपको PDF मिल जाएगी। तो अपना 2-4 दिन का जो है अंतर लेकर के चलें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है PDF भेजनी होती है। ठीक है, तो मुझे भी जब समय मिलता है मैं तभी भेज पाता हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को। बने रहिएगा मेरे चैनल पर, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।